अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हेरिटेबिलिटी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंस दैट इज़ एडिटिव। सबसे पहले क्या हेरिटेबिलिटी क्या है? हेरिटेबिलिटी है वो करेक्टर वो हमारे जीनो टाइप का वो पार्ट जो कि हम लेते हैं अपने पेरेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से नहीं लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स को अपनी लाइफ टाइम में कट लगें या कोई दान हादसा एम्पुटेशन हो जाए, कोई लेग उतर जाए या कोई भी ऐसी, तो वो ये करेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में पास ऑन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, हाइट, इस तरह से। इसी तरह से कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जैसे जो कि बिल्कुल वेरिएबल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ लेग्स इन ज़ेब्रा, वो आप जहाँ पर भी देखोगे सेम ही होंगी, इसमें वेरिएंस नहीं है। तो इस केस में भी, दोनों केस में ही एडिटिव वेरिएंस जो है वो ज़ीरो होती है। कोई भी करेक्टर जो है वो वेरिएट नहीं कर रहा, जबकि वहाँ पर भी ये जो कट्स वगैरह का केस था उसमें भी एडिटिव वेरिएंस ज़ीरो थी, और जो ये कांस्टेंट करेक्टर्स के लिए भी एडिटिव वेरिएंस ज़ीरो होती है। तो इससे जो हेरिटेबिलिटी है, हेरिटेबिलिटी को हम एच स्क्वायर से डेजिग्नेट करते हैं। हेरिटेबिलिटी बेसिकली एक रेशो है बिटवीन द एडिटिव वेरिएंस एंड द टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस। फिनोटाइप में कितनी वेरिएंस है और इसकी और एडिटिव वेरिएंस की रेशो है। अब ये हम जानते हैं कि वी पी जो है वो इक्वल है वी ई ए और डी के। इसमें डी और ई का कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि एडिटिव वेरिएंस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी। तो टोटल वेरिएंस ओवर जो एडिटिव वेरिएंस है उसको हम हेरिटेबिलिटी का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब हेरिटेबिलिटी जो है वो पेरेंट्स जो हैं, कोई भी दो पेरेंट्स, वो अपनी पॉपुलेशन से कुछ अमाउंट से डिफरेंट होते हैं। अगर उनके ऑफस्प्रिंग भी अपनी पॉपुलेशन से सेम अमाउंट में डिफरेंस उनमें होगा तो हेरिटेबिलिटी जो है वो 1 होगी। हेरिटेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 तक होती है। अगर 0 का मतलब है नो हेरिटेबिलिटी एट ऑल, कोई भी करेक्टर हेरिट नहीं हो रहा। लेकिन 1 का मतलब है कि करेक्टर एज सच हेरिटेबल है। अगर पेरेंट्स डेविएट कर रहे हैं जिस अमाउंट से, ऑफस्प्रिंग भी उसी अमाउंट से डेविएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये करेक्टर जो है वो इसकी हेरिटेबिलिटी 1 है। अगर तो जो हेरिटेबिलिटी है वो ऑफस्प्रिंग अपनी पेरेंट से डेविएट कर रहे हैं, पेरेंट्स जिस डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं, यानी इंक्रीज्ड हाइट फॉर एग्जांपल, तो पेरेंट्स भी, जो ऑफस्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी डेविएशन की जो एक्सटेंट है वो सेम नहीं है, तो हेरिटेबिलिटी 0 से 1 तक हो सकती है। ठीक हो गया। तो अगर ऐसा है कि ऑफस्प्रिंग जो हैं वो डेविएट कर रहे हैं बाय द सेम अमाउंट, अगर ऑफस्प्रिंग जो हैं वो सेम मीन रखते हैं एज दी पॉपुलेशन, तो हेरिटेबिलिटी 0 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस ग्राफ में देखें, अगर पेरेंट्स की ये मीन है और जो ऑफस्प्रिंग है वो भी इसी डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं, पेरेंट्स की मीन ज़्यादा होती है तो ऑफस्प्रिंग की भी मीन ज़्यादा है। ठीक है, हम मीन से ज़्यादा, ये मीन है, मीन से ज़्यादा वाले पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, तो वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो भी मीन से ज़्यादा वाले हैं। तो इस केस में ये जो हेरिटेबिलिटी है वो है 1। ठीक हो गया। अगर ऐसा है कि पेरेंट्स को हम ज़्यादा मीन से ज़्यादा वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है वो मीन वैल्यू रखते हैं, तो इस केस में हेरिटेबिलिटी क्या होगी? 0। समझ आ गई। अब हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट किस तरह से की जा सकती है? इसका सबसे पहला वे है टू ब्रीड द प्योर लाइन्स। आप जानते हैं प्योर लाइन्स क्या होती हैं? ऐसे ऑफस्प्रिंग जो कि होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, होमोजाइगस आप ने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी पढ़ा है कि प्योर लाइंस जो हैं वो होमोजाइगोट इंडिविजुअल होते हैं, और P1 पेरेंटल जनरेशन जो है वो प्योर लाइंस होती हैं। प्योर लाइंस को आपस में ब्रीड करके हम पता चला सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं वो हेरिटेबल हैं और इनकी हेरिटेबिलिटी कितनी है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका जिससे हम पता चले कि समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्योर लाइंस फॉर अ कैरेक्टर, स्पेशली क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जिनको बहुत से जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए प्योर लाइंस को लेना मुश्किल काम होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
हम करेक्टर की हेरिटेबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं? बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए हम को मेजर करने के लिए हमें मैथमेटिकली कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि आप क्लास इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ करेक्टर और फ्रीक्वेंसी के दरमियान प्लॉट किया गया है। यहाँ पर ये देखें, ये करेक्टर है, दिस वन इज करेक्टर एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसकी ये कर्व है, ये कर्व हमें क्या बता रही है? ये मीन वैल्यू है। ठीक है, ये मीन वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू मीन। अब अगर हम ये पेरेंटल जनरेशन है या जनरेशन 1 है, पेरेंट्स की जनरेशन है या जनरेशन 1 है, यहाँ से हम कुछ पेरेंट्स को लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन रेज कर सके। अब वो पेरेंट्स को हम कौन से पेरेंट्स को ले रहे हैं? जिनकी वैल्यू मीन से ज़्यादा है। ठीक हो गया, जो मीन से डेविएट करें। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का मीन XP है, तो हम जो पेरेंट्स ले रहे हैं उनका मीन जो है, जो सैम्पल मीन है वो XS है, इनकी वैल्यू मीन से ज़्यादा है। ये ज़्यादा वैल्यू कहलाएगी X, सिलेक्शन डिफरेंशियल। सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या है? यहाँ से आप देख सकते हैं, मीन डेविएशन ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स फ्रॉम द मीन फॉर द पेरेंटल पॉपुलेशन। पेरेंटल पॉपुलेशन का मीन ये है और सिलेक्टेड पेरेंट्स का मीन ये है। इनमें जो डेविएशन होगा, इनमें जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सिलेक्शन डेविएशन। तो X का हमें पता चल गया। अब हमने इससे जो है वो रेज किया है जनरेशन 2, क्योंकि हम करेक्टर की हेरिटेबिलिटी जानना चाहते हैं। और हमने पहले बात की कि अगर मीन से ज़्यादा वाले पेरेंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होगी उनकी पॉपुलेशन का मीन भी ज़्यादा होगा। तो अब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये था हमारे पास मीन पेरेंट का, पेरेंटल पॉपुलेशन का मीन था, ऐसे ही था ना, ये मीन है। फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल पॉपुलेशन का मीन है। लेकिन अब जो जनरेशन 2 जो नेक्स्ट पॉपुलेशन है उसकी मीन वैल्यू ये है। उसके लिए अगर आप यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो आपकी ये कुछ ऐसी आएगी, यानी इसका मीन क्या है? ये समझ आ गई? क्योंकि आपने यहाँ मीन से ज़्यादा वाले पेरेंट्स को लिया है ना, तो जब वो ऑफस्प्रिंग, यानी आप चलें इमेजिन कर लें कि आपने टॉल हाइटेड इंडिविजुअल्स को ही जस्ट लिया है, तो वो जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो भी टॉल होंगे। तो जब हम उन पॉपुलेशन का, इनके ऑफस्प्रिंग्स का मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये मीन वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टॉल हाइटेड थे वो 3 इंचेस थे, यहाँ पे मीन 3 इंच था। ठीक है, लेकिन हमने पेरेंट्स को लिया है जो कि 4 इंचेस है। अब ये जो 4 इंचेस वाले पेरेंट्स जब रिप्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादातर इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनकी हाइट 3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मीन वैल्यू जो है, आर यू अंडरस्टैंड द वर्ड मीन? मीन वैल्यू हो सकता है 3.5 हो जाए, 3.6 हो जाए, 7 हो जाए, तो पॉपुलेशन का मीन बढ़ गया है ना अपने पेरेंट के पॉपुलेशन के मीन से। तो ये है R, इसे हम कहते हैं R। अब R क्या है? R is the difference between the offspring population mean and parental population mean. This one is offspring population mean and parental population mean, इसमें ये difference है। ठीक हो गया। अब इसको हम ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसकी स्लोप जो है वो होती है BOP। स्लोप को हमने ये नाम दे रखा है, और स्लोप किसके इक्वल है? h² के। तो ये इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि R किसके इक्वल है? स्लोप एंड S, और ये किसके इक्वल है? h²s। अगर आप यहाँ से h² कैलकुलेट करना चाहें तो आप R/S से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको R और S की वैल्यू अगर पता होगी तो आप हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको हेरिटेबिलिटी का पता हो तो आप R या S में से जो भी चाहें वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये इसकी रियल एग्जांपल भी है जो कि डायरेक्शनल सिलेक्शन की एग्जांपल है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में अमूमन हम यहाँ पर ट्रंकेशन सिलेक्शन लेते हैं। अब ट्रंकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सिलेक्शन ली हुई है वो ऑयल कंटेंट की ली गई है। कॉर्न में ऑयल कंटेंट, आप जानते हैं कॉर्न में ऑयल होता है। अब क्या है कि कुछ कॉर्न की स्पीशीज़ ऐसी हैं पॉपुलेशन में जिनमें हाई ऑयल कंटेंट है, और कुछ कॉर्न की स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें लो ऑयल कंटेंट है। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है कि अगर आपने इस तरह से किया है कि आपने ये 0 है और ये जो है वो 22 है। ठीक हो गया। कुछ पॉपुलेशन आपने ऐसी सिलेक्ट की हैं जो कि इंटरमीडिएट ऑयल कंटेंट रखती हैं, 4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये ऑयल कंटेंट है
4 है। अब आपने ये इंटरमीडिएट ऑयल कंटेंट में से आपने उन मेंबर्स को लेना है जिनके ऑयल कंटेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने उनको लेना है जिनके ऑयल कंटेंट कम है। पहले हम समझते हैं कि ट्रंकेशन मॉडल क्या है, तब आपको इसकी समझ आएगी। ट्रंकेशन मॉडल ऑफ सिलेक्शन, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास ब्रीड्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आप कॉर्न ऑयल कंटेंट कॉर्न के ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आपके पास मुख्तलिफ़ पॉपुलेशन में मुख्तलिफ़ ऑयल कंटेंट हैं, किसी का 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। इससे ऊपर वाले इंडिविजुअल्स के आप ब्रीड करने का चांस दे रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो, इनको ब्रीड करने का चांस नहीं दे रहे, नहीं कल्टीवेट नहीं कर रहे, ठीक है। जब सिर्फ ये हाई ऑयल कंटेंट के इंडिविजुअल कल्टीवेट करेंगे, ब्रीड करेंगे, तो क्या होगा, ऑयल कंटेंट विल राइज, ऐसे ही है ना, ऑयल कंटेंट इंक्रीज़ होंगे। इसी तरह से आप लो ऑयल कंटेंट के लिए भी चूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ 4 से कम वालों को चूज़ करो, एक अलग फील्ड बनाओ जिसमें से 4 से कम वालों को, जिसमें ऑयल कंटेंट 4% से कम है, उनको चूज़ करो। तो क्या होगा, जब इनको कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कॉर्न के ऑयल कंटेंट जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर 4 से शुरू किया, जो सेलेक्टिवली सेलेक्ट किया, ये डायरेक्शनल है ना, हाई इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इंक्रीज ऑयल कंटेंट, और यहाँ लो ऑयल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनको सेलेक्ट किया जो कि 4 से ज़्यादा रखते हैं। हर दफ़ा पहले से ज़्यादा ऑयल कंटेंट वाले इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल कंटेंट जो हैं वो पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल कंटेंट कम हो रहे हैं, अल्टीमेटली दे रीच टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो गए हैं तो अब ये स्टेबल नहीं रहेंगे, और ये आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रोक देना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप एक खास वैल्यू पर जाकर जब सब के सब इंडिविजुअल होमोजाइगस हो जाएंगे फॉर ऑयल कंटेंट, सब के सब जो इंडिविजुअल हैं उसमें हाई, फॉर एग्जांपल A B C D, अगर 4 अलील कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब जब हो गए हैं, सब होमोजाइगस हो गए हैं A B C D, तो अब इसको में मज़ीद आप ऑयल कंटेंट तो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम ऑयल कंटेंट यहाँ पर रीच हो गया है, ठीक हो गया। अब सिर्फ यही हो सकता है कि इसमें म्यूटेशन हो या कोई और रिकम्बिनेशन हो, तो फिर ऑयल कंटेंट जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ की, या इसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है। अब ये कॉर्न ऑयल की पॉपुलेशन जिसमें ये फ़िक्स हो गई है, ये सिलेक्शन की तरफ रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी, और ना ही ये करैक्टर अब हेरिटेबल रहा है, क्योंकि ये जितना जैसा करैक्टर था अब वो एग्जैक्ट वैसा ही अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। अब जब इंडिविजुअल सब के सब ही ऐसे हैं, पॉपुलेशन में बचे ही, आपने बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करा कर सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल ही बच गए हैं, तो अब क्या होगा, ये इंडिविजुअल सिर्फ ऐसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब के सब होमोजाइगस हैं। तो ये फिक्स हो गया है। अब इसकी फिक्सेशन की वजह से यहाँ पर ये जो हेरिटेबिलिटी है वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि इसकी एडिटिव वेरिएंस ज़ीरो हो गई है, और इट विल गिव नो रिस्पॉन्स टू सेलेक्शन, ठीक हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर ड्रोसोफिला की भी एग्जांपल दी गई है, आपने इसको भी पढ़ लेना है यहाँ पर। तो ये आप लोग जो हैं वो यहाँ तक ये आप लोग कर लेंगे, और इसके बाद ये वाले सारे आपने करने हैं। जस्ट ये वाला जो प्योर लाइंस वाला पैराग्राफ है, इसमें आपने जस्ट यहीं तक करना है, यहाँ तक, ठीक है। बाकी ये पैरा कट कर दें, बाकी आपने इसको सारा करना है इंक्लूडिंग द ग्राफ्स।